आज का हमारा विषय अकबर का शासन प्रबंध का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था को डिस्कस किया था। हम उसी के आगे की शासन व्यवस्था को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम अकबर के जिले शासन प्रबंध की बात करेंगे। अकबर के जिले जो थे वो सरकार कहलाए जाते थे और उनमें जो प्रांत था वो प्रशासनिक दृष्टि से अनेक जिलों में विभाजित था। और इन जिलों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत एक फौजदार की नियुक्ति हुआ करती थी। और इस फौजदार का कार्य होता था कि वो सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करे। प्रत्येक सूबा जो था वो जिलों में बटा हुआ होता था। सूबा जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये सूबा जो जिलों में बटा होता था और इन जिलों के प्रमुखों को फौजदार कहा जाता था। ये एक प्रकार का सैनिक अधिकारी होता था और इसका प्रमुख कार्य जो था वो अपने शासन के क्षेत्र में शांति स्थापित करना, सुव्यवस्था बनाए रखना, सड़कों को सुरक्षित रखना, शाही आज्ञाओं का पालन करवाना इत्यादि। अपने कर्तव्य पालन में यदि वो लापरवाही बरतता तो या फिर जनता पर किसी प्रकार का अत्याचार करता तो शासक उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था। दूसरा अधिकारी जो था वो अमलगुजार के नाम से जाना जाता था। ये मालगुजारी यानी राजस्व, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था। साथ ही साथ रेवेन्यू यानी मालगुजारी इकट्ठा करने के अलावा इसका कार्य होता था कि जो चोर होते थे उनको सज़ा देना, कृषकों में जो कर्जा बांटा जाता था उसे बांटने का अधिकार और वसूलने का अधिकार भी इसको प्राप्त था। यह आय और व्यय की व्यवस्था को भी देखता था। और इस व्यवस्था को देखने के बाद ये उसकी मासिक रिपोर्ट शासक तक पहुंचाता था। एक अन्य अधिकारी बिदिक्ची हुआ करता था और ये एक्चुअली में जो अमलगुजार होते थे यानी मालगुजारी एकत्रित करने वाले अधिकारी, उनका एक महत्वपूर्ण सहायक होता था। ये हालांकि एक लेखक होता था। बिदिक्ची का अर्थ लेखक है और ये ज़रूरी कागजात तैयार करता था। भूमि कर से संबंधित कागज, उपज से संबंधित लेख, रसीदें जो भूमि कर प्राप्त होता था उसकी, यानी एक तरीके से हम इसको अकाउंटेंट कह सकते हैं जो कि कागजी कार्रवाई किया करता था। फिर एक अन्य अधिकारी खजानदार के नाम से जाना गया। ये दूसरा प्रमुख अधिकारी था जो कि अमलगुजार के साथ काम करता था। एक तरीके से खजांची था जिसका मुख्य कार्य होता था कि सरकारी आय को सुरक्षित रखना, उसे संभाल कर रखना, केंद्र में जो भेजा जाने वाला धन था उसे केंद्र में भेजा जाए और बाकी धन जो कि उसको अपने ज़िले के लिए ज़रूरत थी उस धन की व्यवस्था रखना। साथ ही साथ जो खजाना होता था, हम कह सकते हैं कि जो लॉकर होता था उसकी एक चाबी खजांची के पास रहती थी और दूसरी चाबी अमलगुजार के पास रहती थी। तो इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। अब हम परगने के शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो जैसे प्रत्येक सूबा जो था वो सरकार या जिलों में विभाजित हो रखा था, वैसे ही प्रत्येक सरकार या जिला जो था वो परगने या महलों में बटा होता था। परगना निम्नतम प्रशासनिक और वित्तीय इकाई थी और प्रत्येक परगने में 4 प्रमुख अधिकारी थे: शिकदार, आमिल, फौजदार और कानूनगो। शिकदार जो प्रमुख अधिकारी था उसका कार्य परगने में शांति बनाए रखना था। यदि कोई विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को समाप्त करना,
चोरों को दंड देना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना, आमिल को भूमि कर वसूली में सहायता देना, ये सारी इसी की जिम्मेदारी थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिकदार जो था वो अपने परगने का प्रमुख कार्यपालक था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। फिर उसके सहयोग के लिए आमिल की नियुक्ति की गई थी। इसका प्रमुख कार्य जो था वो मालगुजारी, राजस्व एकत्रित करना था। साथ ही साथ ये अपनी सहायता देता था शांति व्यवस्था स्थापित करने में। यदि कोई विद्रोह हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, तो उस उपद्रव को दूर करने में भी ये अपना सहयोग दिया करता था। फिर उसके बाद एक अन्य अधिकारी फौतदार के नाम से जाना गया। ये परगने का खजांची होता था और ये वही कार्य करता था जो कि ज़िले के अंदर खजानदार या ज़िले का खजांची करता था, यानी राजस्व को संभाल के रखना, एकत्र करना, जो आय हो रही थी उसमें सरकार का भाग जो था वो सरकार तक भेजना, अपने परगने के लिए जो रखना था, परगने की व्यवस्था देखने के लिए उसको मैनेज करना। साथ ही साथ जैसा हमने पूर्व में अभी डिस्कस किया था कि एक चाबी इसके पास रहती थी और दूसरी चाबी शिकदार के पास। इसी तरीके से कारकुन यानी क्लर्क, जो कि लिखा पढ़ी का काम करते थे। उत्पादन योग्य भूमि कौन सी है, कौन कौन सी पैदावार हो रही है, किस काश्तकार को कितना रुपया दिया गया है, किससे कितना वसूलना है, ये सारी जानकारी कारकुन के पास हुआ करती थी। यानी वो हिसाब किताब लिखता था, लेखा जोखा रखता था। फिर कानून गो परगने में पटवारियों का अफसर होता था। वो परगने की पैदावार को, मालगुजारी को, जो वसूला गया है पैसा है उसे, बाकी जो लेन देन है उन सब का लेखा जोखा कानून को रखता है। फिर हम देखते हैं नगर प्रशासन। आईने अकबरी में जो ग्रंथ अबुल फजल द्वारा लिखा गया है उसके अंदर अकबर के राज्यकाल में नगर प्रशासन की एक पूरी सी तस्वीर उसने हमारे समक्ष प्रस्तुत करी है। विशेष महत्व के जो नगर होते थे, यानी जो बड़े नगर होते थे, महत्वपूर्ण नगर होते थे, वहाँ एक कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जो पुलिस का कार्य तो करता ही था, उसके अलावा वो नगर के प्रशासन की भी देखभाल करता था। कोतवाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। वो नगर में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता था। उसके पास एक छोटा सा सैनिक दल भी होता था इस व्यवस्था को देखने के लिए। वो लोगों के साथ बहुत नज़दीकी संबंध स्थापित करके रखता था और प्रत्येक परिवार की स्थिति जो थी उसकी जानकारी रखता था। ये उसका मुख्य कर्तव्य था, यानी 1 to 1 लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना और फिर स्वयं शासक और जनता के बीच में एक माध्यम बनते हुए शासक को ये सारी जानकारी पहुंचाना कि उसके नगर के अंदर लोगों की क्या स्थिति है। अगर लोगों की कोई परेशानी है तो वो शासक तक पहुंचाना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शासक और उसकी प्रजा के बीच में ये कड़ी का कार्य करता था। ये शहर की रक्षा करता था, निगरानी, बाज़ार के ऊपर नियंत्रण, लावारिस संपत्ति यदि प्राप्त होती है तो उसकी देखभाल करना, शमशान घाट पे नियंत्रण रखना इत्यादि इसके कार्य हुआ करते थे। शासक को ये सामाजिक सुधार क्या करने हैं, जनता उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है शासक से, ये सारी जानकारी कोतवाल के माध्यम से ही राजा को प्राप्त होती थी। फिर ग्राम प्रशासन की हम बात करें तो ग्रामीण प्रशासन जो था वो अकबर के राज्य की सबसे छोटी इकाई था और प्रत्येक ग्राम में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत हुआ करती थी। गांव में रहने वाले सारे परिवार इसमें सम्मिलित होते थे और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता था वो ग्राम प्रधान होता था और ये प्रशासन का कार्य ग्राम पंचायतें ही करती थी। प्रत्येक ग्राम के जो सदस्य थे उनकी रक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, सिंचाई, निर्माण कार्य, न्याय इत्यादि नैतिक धार्मिक जो उन्नति थी ये सारा कार्य ग्राम पंचायत करती थी। और ग्राम पंचायत के सदस्य जो थे वो उसी ग्राम के जो महत्वपूर्ण लोग थे वो हुआ करते थे और अपने में से वो एक अधिकारी को चुन लेते थे जो मुकद्दम के नाम से जाना जाता था।
तो ये तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब हम उसके सैनिक प्रबंधन के बारे में थोड़ी बात करें। अकबर का सैनिक प्रबंधन महत्वपूर्ण रहा है, जो कि मनसबदारी के नाम से जाना गया। ये अपने आप में एक अलग व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अकबर ने इस सैन्य संगठन पर एक विशेष बल दिया था और उसने मुग़ल सेना को नए तरीके से संगठित किया। उसने सेना का संगठन जिस व्यवस्था पे के आधार पे किया, वो व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था कहलाई। मनसब का तात्पर्य स्थान और पद दोनों निकाल सकते हैं हम। इसलिए मनसबदार जो था वो शाही सेना के अंतर्गत उच्च पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता था। मनसबदारी का निम्नतम दर्जा जो था वो 10 का था, यानी 10 मनसबदार, यानी वो मनसबदार अपने अधीन 10 घुड़सवार कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए, वो उसके अधीन होते थे। तो निम्नतम दर्जा 10, जो निम्नतम दर्जे का मनसबदार था उसके पास 10 सैनिक हुआ करते थे और सर्वोच्च में 10,000। अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में अकबर ने सर्वोच्च दर्जे को बढ़ा के 12,000 तक भी कर दिया था। आरंभ में 5,000 से ऊंचे मनसब सिर्फ राजवंश के लोगों को ही दिए गए थे, लेकिन बाद में अकबर ने उन्हें महत्वपूर्ण, उसके राज्य के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन्हें भी 5,000 से ऊपर के मनसब प्रदान किए। राजा मान सिंह, मिर्ज़ा अजीज कोका, इस तरीके के अन्य बहुत सारे लोग थे जो कि मनसबदारी प्रथा में ऊंचे मनसब पर आसीन थे। हम देखते हैं कि कुछ अधिकारियों को 6,000 के मनसब प्रदान किए गए, फिर 8,000 के भी मनसब प्रदान किए गए जो राजघरानों के लिए आरक्षित थे, लेकिन फिर लोगों की योग्यता देखकर अकबर ने उन्हें वो प्रदान किए। फिर धीरे धीरे अकबर ने मनसबदारों को अपने सैनिकों को भर्ती करने की भी स्वतंत्रता दी और साथ ही साथ उन्होंने मनसबों को कई श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इसकी जो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसने अकबर की सेना में एक तरीके से परिवर्तन किया और सेना को अकबर के प्रति ज़्यादा लॉयल बनाया। बाद में मनसबदार में 2 पद दिए गए थे, जात और सवार के, और ये जो पद थे इनको लेकर इतिहासकारों में बहुत से मतभेद हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना ही जानें कि इतिहासकार इन पदों को लेकर इनकी जो योग्यताएं थीं या इनके जो अधिकार थे उनको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अकबर ने सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने का और सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था भी की थी। सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था और प्रत्येक घोड़े पर एक शाही निशान मनसबदार द्वारा दाग दिया जाता था, जिससे कि ये मालूम रहता था कि घोड़ा राज्य का है और उसकी अदला बदली, यानी अच्छी नस्ल के घोड़े को बुरी नस्ल के घोड़े से बदला नहीं जा सकता था। अकबर ने अपने अधीन 5 प्रकार की सेनाएं रखी हुई थी जो अधीनस्थ राजाओं की सेना, मनसबदारों की सेना, फिर दाखिली सेना जिसको डायरेक्ट चयन किया जाता था, अहीदी सेना और एक स्थायी सेना। जो राजाओं की अधीनस्थ सेना के लिए शाही खजाने से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो अधीन राजा थे वो अपनी सेना का खर्चा खुद उठाते थे। दाखिली सेना आंतरिक सेना थी और वो आंतरिक शांति व्यवस्था को स्थापित करके रखती थी। ये मनसबदारों की अध्यक्षता में ही कार्य करती थी। अहीदी सेना सम्राट की अत्यंत विश्वसनीय सेना थी, यानी जो सम्राट की पर्सनल सेना हम इसे कह सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे जिन्हें ऊंचा वेतन भी दिया जाता था और ये सीधा सम्राट से ही आदेश प्राप्त करते थे और ये सम्राट के अंगरक्षकों की जैसे भी कार्य करते थे। और स्थायी सेना जो सदैव स्थायी रूप से राज्य में रहती थी और सम्राट स्वयं इस स्थायी सेना का भी संचालन किया करता था। फिर मुग़ल सेना को, अब पूरी सेना को, ये सेना के अलग अलग भाग हो गए। अब हम देखते हैं कि पूरी सेना को अकबर ने 5 भागों में विभाजित किया था। घुड़सवार सेना, पैदल, हाथी, तोपखाना, नौसेना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, घुड़सवार सेना में घोड़ों का दल होता था
और ये सेना का पुष्प कहा जाता था, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण अंग था सेना का। पैदल सैनिक बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते थे, लेकिन युद्ध के समय उनका महत्व अपना बढ़ जाता था। बंदूक, तीरंदाजी, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करने वाले, ये सभी लोग पैदल सेना में होते थे। फिर अकबर की हस्ती सेना यानी हाथी सेना की हम बात करें तो उसमें 5000 हाथी थे अकबर के पास, जो दोनों युद्ध के काल में उनका प्रयोग किया जाता था। अकबर का तोपखाना बहुत विशाल था, उसके पास विशाल तोपें थी और हाथियों की सहायता से और बैलों की सहायता से इन तोपों को मूवमेंट किया जाता था। मुग़ल सेना में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त सेवक भी थे जो मनोरंजन भी किया करते थे। जब युद्ध का समय होता था तो सैनिकों का एक तरीके से उनको रिलैक्स करने के लिए। न्याय प्रबंध की हम बात करें तो अकबर अपने राज्य में उसने समुचित व्यवस्था करी थी और सैद्धांतिक रूप से शासक ही सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वो प्रत्येक बुधवार को दरबार में बैठकर स्वयं फरियाद सुनता था, न्याय भी करता था। फिर सम्राट के बाद में काजी हुआ करता था, जिसे काजी उल कज़ात कहा जाता था। उसके अधीन कई काजी हुआ करते थे, मुख्य काजी के अधीन, और प्रत्येक न्यायालय में एक काजी, मुफ्ती और मीर अदल हुआ करते थे। न्यायिक व्यवस्था में अकबर की एक बहुत महत्वपूर्ण देन ये थी कि उसने हिंदू और मुसलमानों के जो न्यायिक मामले थे उनके निपटारों के लिए जो व्यवस्था की थी वो दोनों धर्मों के अनुकूल की थी। हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म के अनुकूल और मुसलमानों के लिए मुसलमान धर्म के अनुकूल। हालांकि दंड विधान जो था वो कठोर था और इसी का परिणाम ये था कि बहुत ज़्यादा अपराध नहीं हो रहे थे। अपराधियों के अंग भंग कर दिए जाना, उनको मृत्यु दंड देना या हाथियों के तले उनको कुचलना, ये भी इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर अकबर की अगर हम भूमि प्रबंधन और राजस्व व्यवस्था की बात करें तो अकबर ने लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए और भूमिकर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। आरंभ में इसने शेरशाह सूरी द्वारा जो भूमि व्यवस्था लागू की गई थी उसे अपनाया, लेकिन फिर इसे जब ये थोड़ी संतोषप्रद लगी तो इसमें इसने कुछ परिवर्तन किया। उसने टोडरमल की सहायता से राज्य की भूमि की पैमाइश करा के भूमि के क्षेत्रफल और उसकी उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया। टोडरमल द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें हम देखते हैं कि एक तो भूमि की पैमाइश कराई गई और इसे बहुत तरीक़ों से किया गया, लोहे के दल्लों से, बांस से, क्योंकि रस्सी कई बार टूट जाती थी, छोटी हो जाती थी, तो इस तरीके की शिकायतों को उसने दूर किया। फिर भूमि की पैमाइश के बाद राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण किया। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए करोड़ी नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया, जो भूमि की उपजाऊपन और उस पर होने वाली कृषि की निरंतरता के आधार पर भूमि को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था। पोलज, ये वर्गीकरण देख रहे हैं हम, पोलज ये सर्वोत्तम भूमि होती थी जिस पर वर्ष में मतलब राउंड द ईयर पूरे वर्ष भर उस पर फसल हुआ करती थी और राज्य को यहाँ से सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता था। दूसरा पार्ती, यह दूसरी प्रकार की भूमि थी जिसे एक बार काश्त के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वो वापस से अपनी उर्वरा शक्ति को प्राप्त कर सके। फिर चाचरिया भूमि, ये 3-4 वर्ष तक इसको काश्त के लिए खाली छोड़ा जाता था, और बंजर भूमि जहाँ पर 5 या उससे अधिक वर्ष तक उपज नहीं की जाती थी। फसल जो थी उसकी उपज का लगान तय करने के लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए थे। अलग अलग क्षेत्रों में राज्य के किसानों से उपज का किसी जगह 1/3 1/3 जो था वो लगान के रूप में लिया जाता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लगान की मापदंड थे भूमि के अनुसार। कहीं पे बटाई के आधार पर, कहीं पे गल्ला बख्शी के आधार पर या कंकूत व्यवस्था के आधार पर, यानी पिछले सालों में जो लगान दिया गया है उसके आधार पर लगान लेने की व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विपत्ति के समय
लगान को कम भी किया जाता था, माफ़ भी किया जाता था। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अकबर ने किसानों के वेलफेयर के बारे में, उनके कल्याण के बारे में बहुत से अच्छे सुधार किए थे और उसको वो समझ रहे थे। राजस्व व्यवस्था की हम बात करें तो लगान जो लिया जाता था उसके अतिरिक्त सीमा शुल्क, आंतरिक व्यापार शुल्क, चुंगी, टकसाल, जुर्माना, युद्ध में जो लूटी गई संपत्ति होती थी वो, मनसबदारों द्वारा भेजे गए नजराने, कारखानों, लावारिस पड़ी संपत्ति, गड़े हुए जो खजाने प्राप्त होते थे, ये सभी राज्य की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। तो इस तरह से हमने देखा 2 लेक्चर्स में कि अकबर ने एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करी थी अपने राज्य में, और इसीलिए जो व्यवस्था उसकी जो कानून उसकी जो हमने प्रशासनिक व्यवस्था का ब्यौरा देखा, उससे हम ये समझ सकते हैं कि अकबर को क्यों एक महान शासक के रूप में जाना गया।